की पीवाईक्यू सीरीज में आज की हमारी वीडियो होगी जिसमें हम करेंगे 30 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। तो एसएसटी के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर के आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो में कवर किए हैं, अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 61 की। यहाँ पर कहा गया सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञापन यानी कि सोशल एडवर्टाइजमेंट का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द सोशल एडवर्टाइजमेंट? पहला ऑप्शन है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑनलाइन सेल, या फिर दूसरा हो जाएगा मैसेज टू क्रॉस अ रेलवे क्रॉसिंग सेफ्टी यानी कि रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित रूप से पार करने का संदेश, या फिर किसी नए साबुन का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू सोप, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार। आप बताइए इनमें से कौन सा प्रचार ऐसा है जो कि सामाजिक विज्ञापन है? तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो सही हो जाएगा हमारा रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित रूप से पार करना एक ऐसा संदेश है, ये एक सामाजिक विज्ञापन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 62। यहाँ पर कहा गया है मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक कौन से हैं? व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर अफेक्टिंग द फ्री मतलब मीडिया की फ्रीडम? पहला ऑप्शन है हमारा मौसम और बिजली की आपूर्ति यानी कि वेदर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या फिर केवल विज्ञापनों की कमी ओनली लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, या फिर सेंसरशिप और बड़े औद्योगिक घरानों का अभाव यानी सेंसरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दर्शकों की संख्या नंबर ऑफ व्यूज। तो बताना है इनमें से कौन से 2 मेन फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मीडिया की फ्रीडम को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सेंसरशिप और बड़े मतलब उद्योगपति घरानों का प्रभाव, ये दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मीडिया की फ्रीडम को। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 63। यहाँ पर कहा गया विशाखा निर्देश 1997 महिलाओं को कहने वाले यौन उत्पीड़न से बचने के लिए बनाए गए थे। द विशाखा गाइडलाइंस फॉर द मेड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कहाँ के लिए? पहला ऑप्शन है हमारा कार्यस्थल पर यानी कि वर्क प्लेस पर, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, या मैरिटल रिलेशनशिप में यानी कि वैवाहिक संबंधों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर जो हमारा विशाखा निर्देश है वो किसके लिए बनाए गए थे? कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 64। यहाँ पर कहा गया डी के बसु दिशा निर्देशन का संबंध किससे है? डी के बसु गाइडलाइंस का संबंध किससे है? रोल्स ऑफ द इलेक्शन कैंपेनिंग, या फिर मिड डे मील इन स्कूल में है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है यानी प्रोसीजर ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड द इंट्रोगेशन। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में अपना आंसर देते रहिए, अपना चेक करते रहिए आपको कितना आता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 65। यहाँ पर कहा गया है वाई इज द कोस्टा राइस कंसिडर्ड अ हेल्दी कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका? तो यहाँ पर कहा गया कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा वहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सरकार ने सेना के बजाय स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्चा किया है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा वहाँ केवल शाकाहारी भोजन मिलता है ओनली वेजिटेरियन फूड इज अवेलेबल, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वहाँ बहुत अधिक अस्पताल हैं। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरकार ने वहाँ पर सेना के बजाय स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्चा किया, इसलिए वो देश क्या है स्वस्थ देश माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 66। यहाँ पर कहा गया है विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा एक पुरुष का डॉक्टर बनना, अ मैन बिकमिंग अ डॉक्टर, ये हो सकता है तोड़ने का, या फिर दूसरा है महिलाओं के घर का काम करना, या फिर लक्ष्मी लाकर का उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनना, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा एक महिला का नर्स बनना। तो स्टीरियोटाइप क्या होती है? जो कि पहले से ही बाध्यता होती है। तो आमतौर पर नर्स के लिए हम लोग किसको मानते हैं? महिला को मानते हैं। तो इससे तो नहीं होगा, यानी ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। एक पुरुष को डॉक्टर बनना, इससे भी हमारी रूढ़िवादिता ब्रेक नहीं होगी। महिलाओं का घर का काम ये तो पहले से ही मानता है, तो स्टीरियोटाइप में ही आ जाती है, तो इससे भी नहीं होगा। यानी हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो लक्ष्मी लाकरा बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन लोकोमोटिव ड्राइवर ऑफ द नॉर्थ रेलवे, यानी कि रेलवे चलाने वाली अक्सर जो है पुरुष होते हैं, लेकिन यहाँ पर महिला चला रही हैं, तो क्या हो रहा है स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 67। यहाँ पर कहा गया 67। यहाँ पर कहा गया पंडिता रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? पंडिता रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? वाई वाज द रामाबाई वाज गिवन द टाइटल ऑफ द
पंडिता। तो पहला ऑप्शन है हमारा, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, शी कुड बी रीड एंड राइट संस्कृत। दूसरा है, वह एक महान कवित्री थी, शी वॉज अ ग्रेट पोएट। या फिर उन्होंने कई आश्रम खोले थे। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह प्रसिद्ध संगीतकार थे, ही वॉज अ फेमस म्यूजिशियन। तो बताना है आपको इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। पंडित रमाबाई से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करा है, इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को जवाब देना है आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही हो जाएगा, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, यानी हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 68। यहाँ पर कहा गया सुल्ताना का, एक मिनट, हाँ, सुल्ताना का स्वप्न की लेखिका कौन है। मतलब सुल्ताना का स्वप्न नामक जो है एक कोई रचना है, उसके लेखिका कौन है। हु रोड द सुल्ताना ड्रीम। पहला ऑप्शन है हमारा ताराबाई शिंदे ने। दूसरा है राज सुंदरी देवी ने। या फिर अगला ऑप्शन है हमारा मुमताज़ अली ने। या ऑप्शन नंबर डी है रुकैया सुखावत हुसैन ने। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा 68 का। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रुकैया सुखावत हुसैन। किसने लिखा है, उन्होंने सुल्ताना का स्वप्न। सुल्ताना का स्वप्न, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 69। यहाँ पर कहा गया अमर जीवन किस भाषा में लिखी गई पहली भारतीय महिला की आत्मकथा है। अमर जीवन इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन ह्यूमन रिटन इन विच लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है हमारा मराठी में। दूसरा है बंगाली में, हिंदी में या तमिल में। तो बताना है आपको किस में लिखी गई हैं। तो ये लिखी गई हैं बंगाली में। किस में लिखी गई है, बंगाली में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 70। यहाँ पर कहा गया है दक्षिण अफ्रीका में हेक्टर पीटरसन से जुड़ा विरोध किससे संबंधित था। द प्रोटेस्ट एसोसिएट विद द हेक्टर पीटरसन इन द साउथ अफ्रीका रिलेट विद, किससे रिलेट कर रहा था। पॉवर्टी के खिलाफ था, यानी अगेंस्ट द पॉवर्टी। राइट टू वोट, चुनाव में मतदान के लिए था। अपने स्थानीय भाषा सीखने के अधिकार के लिए था। या फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ था। तो बताइए कौन सा होगा। साउथ अफ्रीका में था ये प्रोटेस्ट, तो ये था अपनी स्थानीय भाषा सीखने के लिए अधिकार के लिए, राइट टू लर्न देयर लोकल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 71। यहाँ पर कहा गया है जो मनुस्क्रिप्ट है शब्द में मनु का अर्थ क्या है। मनुस्क्रिप्ट शब्द जो है उसमें मनु का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा हाथ है। दूसरा है लकड़ी है। या फिर पत्ता है। या ऑप्शन नंबर डी है स्टोन है। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा हाथ। मनुस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखे हुए शब्द, तो यहाँ पर हो जाएगा मनु का मतलब हाथ। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 72। यहाँ पर कहा गया पुरापाषाणकालीन कुरनूल गुफाओं से क्या महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिमेन्स वर फाउंड इन द कुरनूल्स केव्स। पहला ऑप्शन है हमारा पकी हुई ईंटें, यानी कि बेक्ड ब्रिक्स। अगला है सोने के गहने। या ऑप्शन नंबर सी है हमारा लोहे के हथियार। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राख के अवशेष। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यानी कि कुरनौल केव से हमें क्या मिले थे, तो राख के अवशेष, यानी कि ट्रेसेस ऑफ एश। ध्यान रखना, कुरनौल केव से क्या मिला था, तो राख के अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 73। यहाँ पर कहा गया है महाराष्ट्र के पटने स्थल से किस पक्षी के आंकड़े के छिलके मिले हैं। बताना है आपको महाराष्ट्र के ये पटने स्थल से किस पंछी के जो हैं अंडों के छिलके मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्सेल ऑफ विच बर्ड वर फाउंड एट द पटने इन महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन है हमारा पिकॉक से। दूसरा हो जाएगा शतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच से। या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा बतख से। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईगल यानी कि बाज से। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच। एक्सेल किसके मिले हैं, पटने इन महाराष्ट्र, तो ये होगा ऑस्ट्रिच के। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 74 मेहरगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ जानवरों को दफनाने के प्रमाण क्या दर्शाता है। तो पहला यहाँ पर कहा गया व्हाट डू बरियल्स ऑफ द एनिमल विद द ग्रेव्स एट द मेहरगढ़ इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, जानवरों की पूजा होना यानी कि पहला वाला, या फिर जानवरों की कमी होना शॉर्टेज ऑफ एनिमल, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, या फिर केवल सामाजिक रिवाज। तो बताइए इनमें से क्या इसका सही आंसर होगा। तो सही हो जाएगा हमारा मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता, तो अपने जानवर अपनी कीमती चीज़ों को अपने साथ लेकर के मतलब दफन होते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 75। यहाँ पर कहा गया हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। फ्रॉम विच हड़प्पा साइट हैव एविडेंस ऑफ अ फाइल अल्टर बीन फाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारा लोथल और कालीबंगा। या फिर दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हड़प्पा और चोनोदड़ो। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा धौलावीरा और राखीगढ़ी। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 75 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा लोथल और कालीबंगन। ध्यान रखना कालीबंगन ये हमारा जो है
यहाँ से मिले हैं हमारे साक्ष्य किसके, नगरों के अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला हमारा है फायर अल्टर्स के। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 76। यहाँ पर कहा गया ऋग वैदिक काल में सूक्त का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज द सूक्ता मीनिंग इन द ऋग वैदिक पीरियड, बताना है आपको। तो पहला आंसर है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा राजा की प्रशंसा यानी कि प्रेज ऑफ किंग। दूसरा हो जाएगा युद्ध की गीत, सॉन्ग्स ऑफ वार, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा अच्छी तरह से बोला गया यानी कि वेल सेड। तो बताइए क्या होगा सूक्ता का मतलब ऋग्वेद काल में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अच्छी तरह से बोला गया यानी कि वेल सेड। अगला है प्रश्न नंबर 77। यहाँ पर कहा गया मगध के महत्वपूर्ण जनपद बनने में किन नदी का योगदान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, हर बार कहीं ना कहीं पूछ ही जाता है। तो यहाँ पर विच रिवर कंट्रीब्यूट टू द मगधा बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट महाजनपद। तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा और तापी, दूसरा है गंगा या सोन, तीसरा है इंदस या झेलम, या ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्णा और कावेरी। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। मगध का साम्राज्य बनने में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, गंगा और सोन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 78। यहाँ पर कहा गया अशोक के धम्म की शिक्षा देने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। विच ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द अशोकास धम्मा। अशोका के धम्मास को उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो पहला है हमारा लेखपाल्स, दूसरा हो जाएगा मनसबदार्स, या फिर धम्म महात्मा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूबेदार। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर, कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा धम्म महात्मा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79। यहाँ पर कहा गया महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कौन थे। हु वर द बोधिसत्व अकॉर्डिंग टू द महायान बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म दो पार्टों में टूटा था, एक हीनयान एक महायान। यहाँ पर पूछा गया है बोधिसत्व अकॉर्डिंग टू महायान वाले अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है हमारा दूसरों की सहायता के लिए निर्वाण को स्थगित करने वाले व्यक्ति, यानी कि पर्सन हो पोस्टपोन निर्वाण टू हेल्प अदर, या फिर बुद्ध की मूर्तियाँ स्टैचू ऑफ बुद्धास, या ऑप्शन नंबर सी होगा केवल सन्यासी यानी कि ओनली मॉन्क्स, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा शाही रक्षक यानी कि रॉयल गार्ड्स। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही हो जाएगा हमारा पहला वाला कि दूसरों की सहायता के लिए निर्वाण को स्थगित करने वाले, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्हीं को हम लोग कहते थे बोधिसत्वास। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 80। यहाँ पर कहा गया है संगम साहित्य में विल्लार किसे कहा जाता है। हु वर कॉल्ड द विल्लार इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में किसको कहा जाता था विल्लार। तो पहला ऑप्शन है हमारा शिल्पकार यानी कि क्राफ्टमैन को, दूसरा है स्वतंत्र किसान यानी कि इंडिपेंडेंट पीजेंट को, या फिर दास को, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बूढ़े भूस्वामी यानी कि लार्ज लैंड बड़े भूस्वामी को। तो यहाँ पर बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा इन चारों में। तो 80 का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बड़े भूस्वामी को ही हम लोग विल्लार कहते थे, बड़े भूस्वामी को, लार्ज लैंड ओनर को। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 81। यहाँ पर कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों के बीच हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा मौर्य गुप्त और कुषाण के बीच में, या फिर चोल चेर पांड्य के बीच में, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाल प्रतिहार या राष्ट्रकूट के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुगल मराठा और सिख के बीच में। तो ये जो है मतलब तीन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, तो बताना है आपको वो तीन लोग कौन से थे इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन थे, एक तो थे पाल, दूसरे थे प्रतिहार और तीसरा था राष्ट्रकूट। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 82। उससे पहले थोड़ा सा बता दें आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं सीटेट एग्जाम को अच्छे से पास करना तो आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने होंगे। पीवाईक्यूज के लिए हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, 100 से ज़्यादा ही, 120 प्लस हैं किसके सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सीडीपी को पास करना है तो आपको ये सवाल को देखना जरूरी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्योर पीवाईक्यूज हैं, उनको आप सॉल्व करिए और अच्छे से अपना एग्जाम पास करिए। अगली वीडियो है हमारी 100 EVS की, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जो हमारे SST के पीवाईक्यूज हैं इनकी वीडियो भी चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे। हिंदी पढ़े होगी, इंग्लिश पढ़े होगी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास ऑलरेडी हमने कवर करा दी, अगर आपने ना देखी तो देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका जो है सीटेट का एग्जाम बिल्कुल भी ना रुके और आप अच्छे से पास कर पाएँ। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा है प्रश्न नंबर 82। यहाँ पर कहा गया चोल प्रशासन में यहाँ पर कहा गया साल भोग किस प्रकार की भूमि थी इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन में आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज अ शाला भोग कैसी भूमि थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यालय के रखरखाव में दी गई भूमि, या फिर दूसरा है मंदिर को दी गई भूमि,
ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैन संस्थानों को दी गई भूमि। तो बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि विद्यालयों के रख रखाव को दी गई भूमि को हम लोग कहते थे शाला भोग। ध्यान रखना पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 83। यहाँ पर कहा गया अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन किया गया है। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ओनली वार्स, यानी कि केवल वारों का जिक्र है, लड़ाइयों का जिक्र है, युद्धों का जिक्र है, या फिर अकबर की प्रशासनिक नीतियों का जिक्र है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ अकबर, या अकबर के शासनकाल की घटनाओं का जिक्र है, या फिर अकबर के पूर्वजों का जिक्र है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो जो अकबरनामा है फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें क्या किया गया है, अकबर के पूर्वजों का जिक्र किया गया है, यानी कि अकबर के पूर्वजों का जिक्र है किसमें, वॉल्यूम फर्स्ट में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर, आपको बताना है इसे अकबरनामा को लेकर के, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो अकबरनामा के कितने पार्ट आए थे, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि कितने पार्ट में ये पब्लिश हुई है, कितने वॉल्यूम इसके आए हैं। तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 84। यहाँ पर कहा गया अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया है, हु प्रोपाउंड द फिलॉसफी ऑफ अद्वैत। पहला ऑप्शन है हमारा रामानुजा। अगला है शंकराचार्य ने, ऑप्शन नंबर सी है कबीर ने, या ऑप्शन नंबर डी है बसवन्ना ने। तो यहाँ पर कबीर तो नहीं हो सकते हैं, बताइए रामानुजाचार्य और शंकराचार्य इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बसवन्ना, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 85। यहाँ पर कहा गया विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत देने वाले रामानुजाचार्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं। रामानुजा हु प्रोपाउंड द विशिष्ट अद्वैत बिलोंग टू विच रिलीजन। पहला ऑप्शन है हमारा केरला, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो बताना है कहाँ से संबंधित थे वो, तो वो थे हमारे कर्नाटक से। और इनका ध्यान रखना इन्होंने क्या दिया है, तो विशिष्ट अद्वैत का जो है सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, रामानुजन ने दिया है, रामानुजाचार्य ने दिया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 86। यहाँ पर कहा गया हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसने इंट्रोड्यूस किया था सहायक संधि। तो पहला ऑप्शन है हमारा वेलेस्ली ने, या फिर दूसरा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलेस्ली, यानी पहला वाला। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 87। यहाँ पर कहा गया सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने की, हु इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। तो बताना है कौन करे, किसने की थी, किस वायसरॉय ने की थी। पहला है लॉर्ड कैनिंग ने, दूसरा है डलहौजी वेलेस्ली, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट करे गए हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग, ध्यान रखना, पैरामाउंसी यानी कि सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने की, हेस्टिंग ने की थी। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 88। यहाँ पर कहा गया है आतपन की मात्र भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, मतलब व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। तो जो हमारी इंसोलेशन की रेज हैं जब वो इक्वेटर से पोल की ओर जाती हैं तो फिर क्या होता है, पहले हमारा क्या होता है, पहले घटती हैं फिर बढ़ती हैं, या फिर समान रहती हैं रिमेन सेम, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घटती जाती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बढ़ जाती हैं यानी कि इंक्रीज हो जाती हैं। तो बताना है आपको व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो फिर क्या होता है, इंसोलेशन का अमाउंट कैसा होता है, बढ़ता है या फिर घटता है। बताना है आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। और इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे सी वाला, यानी कि डिक्रीज होती हैं। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, इंसोलेशन कम होता रहता है, क्योंकि उसकी रेस जो है इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्लेंटली जाती हैं, इस वजह से वहाँ पर कम होती हैं इंसोलेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटती हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 89। यहाँ पर कहा गया व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ द चेंजेस इन द सीजन। मौसम में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन द अर्थ पोजीशन अराउंड द सन, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, या फिर मूवमेंट ऑफ द मून। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 90। यहाँ पर कहा गया एक्सोस्फीयर यानी कि बाहरी मंडल वायुमंडल की कौन सी परत है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फीयर। तो पहला है लोएस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, मिडिल लेयर है, या फिर ओजोन लेयर है। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ये जो हमारी होती है ये होती है अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर। और जो अब आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ओजोन लेयर किस
लेयर में पाई जाती हैं, ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है। तो बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।